विकी बात, स्वागत है आपका। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। कहानी कुर्सी की में अब हम बात करेंगे झारखंड की, हेमंत सोरेन की। ईडी की टीम आज दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए पहुंची। ईडी की टीम जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी पहुंची उनके आवास पर, लेकिन सोरेन नहीं मिले। बताया जा रहा है कि आज ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। यहां यह भी आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन बीते शनिवार को ही दिल्ली आए थे। इसके पहले ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर 10वां समन जारी किया था। इसमें 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए उनके बयान दर्ज कराने को कहा था। ईडी ने कहा था कि अगर आप हमारे पास नहीं आएंगे तो हम टीम लेकर आपके यहां आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन 27 जनवरी को राजभवन में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। सोरेन शनिवार की रात 8 बजे एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली आ गए थे। सीएम सोरेन ने ईडी के पहले दिए गए समन पर एजेंसी से कहा था कि उनके पास समय नहीं है, वो मार्च में ही ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए आ सकते हैं। इधर ईडी की पूछताछ करने की सूचना के बाद झारखंड पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। ईडी टीम के दौरे की खबर से झारखंड में भी अभी फिलहाल हलचल मच गई है, लेकिन जानकारी ये है कि अभी हेमंत सोरेन कहां हैं ये पता नहीं चल पाया है। जब दिल्ली उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची तो वहां पर हेमंत सोरेन नहीं मिले हैं। हेमंत सोरेन कहां हैं, ईडी अभी क्या कर रही है, क्या पूछताछ चल रही है, क्या ये पूरा मामला है, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं कि एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में भी इस वक्त जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और ये हलचल यूसीसी को लेकर है। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक लाएगी धामी सरकार, ये तय हो गया है। बाकायदा इसकी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है, यानी यूसीसी उत्तराखंड में बहुत जल्द लागू होने जा रहा है। ये अब आप तय समझिए। यूसीसी जिसका बहुत समय से इंतजार था, अब क्या स्टेटस है उसका और कब वो टेबल होने जा रही है? यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यूसीसी उत्तराखंड में जल्द लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री को आपने सुना, मुख्यमंत्री ने साफ दोहराया कि 2022 के चुनावों में हमारा ये संकल्प था कि उत्तराखंड में हम यूसीसी को लागू करेंगे और उसी दिशा में तेजी के साथ काम भी किया गया। कमेटी का गठन किया गया, बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार हो गया है तमाम सुझावों के बाद और इस ड्राफ्ट को अब विधानसभा में लाया जाएगा, मंत्रिमंडल में लाया जाएगा और बहुत जल्द यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है। इसी के साथ ये समझा जा सकता है हर्षवर्धन जी के जो पहला एजेंडा या जिस तेजी के साथ बीजेपी चल रही है उसमें उत्तराखंड वो प्रयोगशाला बन सकता है जहां यूसीसी बहुत जल्द लागू होने वाला है। निश्चित तौर पर, और इसके लिए ये भी कह सकते हैं क्योंकि जब लगातार मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदलने के बाद पुष्कर धामी का चयन हुआ था तो कई लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। हालांकि पुष्कर सिंह धामी उसके पहले भी 2 बार के विधायक थे, वो भले मंत्री नहीं थे वहां, लेकिन हर कोई कह रहा था कि ये चयन थोड़ा नए चेहरे हैं, कैसे करेंगे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र मोदी जिन उम्मीदों के लिहाज से उनका चयन कर रहे थे उसको आज साबित करके दिखा दिया कि वो सही चयन था। गोवा एक मॉडल स्टेट पहले से है और अब अगर उत्तराखंड में ये लागू हो जाएगा तो जिसको हम कहते हैं ना कि देश भर में यूसीसी के लागू होने की एक पक्की वाली बुनियाद वो देवभूमि से आ जाएगी और यहां लागू होने से ये भी समझ में आ जाएगा कि जो इसको हवा बनाया गया था, और मुझे तो ये दिखता है कि जैसे 370 था, 370 को लेकर कितने तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन जब अमित शाह ने उसको, जिसको कहते हैं कि उसकी जो लूप होल्स थे, उसकी जो कमियां थी, उसके लीगल पॉइंट्स थे, उसकी तैयारी करके उसको जब हटाया तो समझ में आया कि ये तो पहले भी हटाया जा सकता है। और मुझे लगता है देश के लिए ये सबसे जरूरी जो 2 चीजें हैं, एक है यूसीसी,
दूसरा है एनआरसी। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये दो के दोनों काम ये सरकार करेगी। हो सकता है कि यूसीसी आपको अभी लागू होता हुआ दिखे एनआरसी 24 के बाद, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी बुनियाद पक्की हो रही है। और एक स्टेट में जब अभी लागू होगा तो कोई ये भी नहीं कह सकेगा कि गोवा की तरह वो तो पहले लागू था, अब ये मुश्किलें आएंगी, अब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक उनके कानून वो सब एक बराबर हैं। और भारत के लोकतंत्र के तौर पर, एक संवैधानिक गणतंत्र के तौर पर हम और ज्यादा सशक्त होंगे। समीर जी, जिस वक्त ये संकल्प पत्र में जारी किया गया था, जिस वक्त ये चुनावी घोषणा की गई थी, पुष्कर सिंह धामी जब चुनावों में थे और 2022 का चुनाव उत्तराखंड में किया जा रहा था, उस वक्त कई आरोप लगाए गए कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, बीजेपी ध्रुवीकरण करने के लिए खासकर ऐसे मुद्दों को चुनती है जिससे उसे लाभ होता है। और उसमें एक यूसीसी भी था। लेकिन अब ऐसे तमाम लोगों को ये जवाब है कि ये सिर्फ चुनावी शिगुफा नहीं था, ये सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं था। इसको लेकर सरकार सीरियस भी थी और बहुत जल्दी लागू भी हो सकता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से इसे घोषणा की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम वो लागू करेंगे, और मुझे लग रहा है कि रंजना देसाई की अध्यक्षता में जो कमेटी बना दी थी उस समय तय हो गया था कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर लागू होगा। और अब 2 फरवरी को कमेटी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। तय है कि अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि एक आदर्श राज्य बनेगा और इसको लागू होने के बाद एक आधारशिला यूनिफॉर्म यूजीसी को पूरे देश में लागू करने की एक आधारशिला रखी जाएगी। और आने वाले दिनों मुझे लगता है पूरे देश के अंदर अन्य राज्यों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आसाम में भी इस बात की संभावना है कि आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। गाँव में तो पहले से लागू है। मुझे लग रहा है इसको लेकर जो नकारात्मक माहौल बनाया गया था लगातार कि इसके आने से, हरीश रावत जिस तरीके से कह रहे थे कांग्रेस के नेता कि वो उत्तराखंड में अगर लागू होगा तो ये देवभूमि है, यहाँ पर एक नकारात्मक संदेश जाएगा और उत्तराखंड में हम इसे लागू नहीं होने देंगे। मुझे लग रहा है कि अब उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब इस महीने फरवरी में जब केंद्र राज्य सरकार लागू कर देगी तो मुझे लगता है कि बाकी राज्यों को भी इसको लेके एक अच्छी उम्मीद बनेगी और बाकी राज्य भी प्रोत्साहित होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने यहाँ लागू करने के लिए। और मुझे लग रहा है उसके बाद जब अगर 2024 के चुनाव हो जाएंगे तो केंद्र सरकार बड़े निर्णय लेगी और उसके बाद एनआरसी लेकर भी मुझे लगता है आएगी। यूसीसी अगर राहुल जी लागू हो जाता है उत्तराखंड में तो क्या एक मॉडल के तौर पर होगा और इस मॉडल को क्या बीजेपी 24 के लिहाज से भुनाने की कोशिश भी करेगी और क्या इसका फायदा 24 के चुनावों में बीजेपी को होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इस तरह से इसे देखा जाना चाहिए कि पर्सनल कानून जो हैं, जो शादी को लेकर है, तलाक को लेकर है, बच्चे को गोद लेने को लेकर है या संपत्ति के बंटवारे को लेकर है, इस पे इसका असर है। देखिए, मुझे लगता है कि एक देश में एक ही तरह के कानून होने चाहिए और उसको कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने जानबूझ के अपनी राजनीति के कारण नहीं छुआ। बीजेपी उसको करने की कोशिश कर रही है और ये ऐसा नहीं है कि भारत में कोई अनोखा प्रयोग हो रहा है। अमेरिका में ये लागू है, आयरलैंड में लागू है, पाकिस्तान आपके बगल में पाकिस्तान में, तुर्की में, बाकी बहुत सारे देशों में इस तरह के ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही तरह का कानून लागू है। तो भारत में क्यों नहीं? क्योंकि ये तो सभी लोगों को अफेक्ट करता है कि संपत्ति का बंटवारा किस तरह से हो, शादी की रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो, तलाक के लिए क्या है। पहले भी देखिए बीजेपी जो है 3 तलाक को हटाई चुकी है पहले भी। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति खोजने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। कानूनों को ठीक किया जा रहा है, जैसे बीजेपी ने अभी आईपीसी और बाकी सब चीज़ों में चेंज किया। तो कानूनों को जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, उस तरह से कानूनों को ठीक किया जा रहा है। कानून को ठीक तो किया जा रहा है लेकिन इसमें राजनीति हर्षवर्धन जी मिलाई भी जाती है। और एक सवाल जो खासकर पूछा जाता है, अब जब भी यूसीसी पर चर्चा करते हैं, आप जब भी यूसीसी पर दोनों पक्षों से बात करते हैं तो एक पक्ष ये जरूर कहता है कि अगर इतनी ही सीरियस हैं यूसीसी को लेकर तो इसे स्टेट वाइज क्यों कर रहे हैं? आपकी तो केंद्र में भी सरकार है, मजबूत सरकार है, तो आप एक ऐसा फैसला क्यों नहीं ले लेते हैं कि आप पूरे देश में लागू करिए? नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी छिपाया नहीं है। वो उनके हमेशा एक तरह से कहें कि चुनावी घोषणा पत्र में आया, वो बाकायदा उनके बड़े नेता बोलते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंचों से बोल चुके हैं और इसके लिए यहां तक कहा गया कि हम लोगों से चर्चा करेंगे, हर क्षेत्र के हर व्यक्ति से बात करेंगे। और जरा कोई कल्पना करें ना, हम आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं और हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है भाई, कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसके लिए जब ग्रीन लाइट होगी तो वो निकल जाएगा, लेकिन रेड लाइट पर रुकेगा। दूसरे को हम कहेंगे नहीं नहीं रेड लाइट भी है तो उसको अलग से एक रास्ता बना देंगे और वो रेड लाइट से निकल जाएगा। ऐसा मूर्खता भरा हुआ कोई कानून, कोई निर्णय, कोई किसी समाज को आगे ले जा सकता है क्या? मुझे लगता है आज के आधुनिक भारत में, और मैं फिर से कह रहा हूं, लोकतांत्रिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर अपने गणतंत्र को मजबूत करने की जरूरी है कि समान नागरिक संहिता हर व्यक्ति के लिए बिना जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, रंग के आधार पर एक बराबर कानून लागू हो। यह लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है।
तो यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और उत्तराखंड ने कम से कम इसकी लाइन साफ कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने इसकी तारीख भी बता दी है कि यूसीसी को वो कब लेकर आ रहे हैं और कब विधानसभा में इसे रखा जाएगा। इन सबके बीच ईडी को लेकर भी इस देश में चर्चा की जा रही है। ईडी की चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि आज दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी उनके दिल्ली आवास पर पहुंच गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी थी, लेकिन ईडी को उनके आवास पर हेमंत सोरेन नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती थी क्योंकि एक के बाद एक 10वां आज समन जारी किया गया ईडी से हेमंत सोरेन को पूछताछ करने के लिए, लेकिन हेमंत सोरेन ने बार बार अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसीलिए माना जा रहा है कि आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन है कहां ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनका जो चार्टर्ड प्लेन है वो एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है, लेकिन वहां भी हेमंत सोरेन नहीं है। ईडी जब उनके दिल्ली आवास पर पहुंची तो वहां भी हेमंत सोरेन की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब कहां है हेमंत सोरेन, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़ गए। अतुल, क्या जानकारी आपके पास? ईडी उनके आवास तो पहुंच गई, लेकिन हेमंत सोरेन कहां पर हैं, क्या ये जानकारी हासिल हो पाई अभी तक? देखिए प्राची, परसों रात को जो हेमंत सोरेन है वो झारखंड से दिल्ली आते हैं और चार्टर्ड प्लेन से वो दिल्ली आए थे। वो जो चार्टर्ड प्लेन है वो अभी भी जीए टर्मिनल यानी कि दिल्ली का जो जनरल जो एविएशन टर्मिनल है वहां पर वो चार्टर्ड प्लेन जो है स्टेट चार्टर्ड प्लेन खड़ा हुआ है। आज उसका डिपार्चर था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे और हमें जो जानकारी दी है ईडी जो सूत्र हैं कि वो जो डिपार्चर था उसका शेड्यूल आज का कैंसिल कर दिया गया है। 3 ठिकाने हैं हेमंत सोरेन के यहाँ पर, क्योंकि परसों रात को वो यहाँ पर पहुंचे थे। पहला जहां पर मैं खड़ा हूं ये शांति निकेतन 5/1 शांति निकेतन है, जहां पर जब भी दिल्ली आते हैं मुख्यमंत्री झारखंड से तो वो यहां पर पहुंचते हैं। इसके अलावा जो एक आवास है वो मोतीलाल नेहरू मार्ग पे है, जो कि उनके पिता शिबू सोरेन के नाम पे अलॉटेड है। तीसरा झारखंड भवन और इसके अलावा जो मोतीलाल नेहरू भवन है वहां पर भी सुबह ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं मिले। इसके जो रिसेप्शन था झारखंड भवन का, वहां पर भी ईडी की टीम ने यह पूछा कि आखिर मुख्यमंत्री यहां पर हैं, तो वहां ये बताया गया कि मुख्यमंत्री यहां नहीं है। ईडी की टीम 7:30 बजे शांति निकेतन के इस घर पर पहुंची थी। विजुअल हमारे पास है। ईडी की टीम के जो जेडी है वो भी यहां पर अंदर पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री यहां पर नहीं थे। फिर दिल्ली की टीम यहां पर आती है और अभी भी वो टीम जो है वो इसी शांति निकेतन में जो मुख्यमंत्री आवास है यहां पर है। सर्च अंदर लगातार चल रहा है। जो पूरा ये घोटाला है, सबसे बड़ी बात कि परसों जब मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर आते हैं, अभी चार्टर्ड प्लेन उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है, तो आखिर मुख्यमंत्री कहां है? ईडी ये कह रही है कि हमारे पास नहीं है। आखिर उनकी लोकेशन क्या है? कल हमें यह पता लगा था कि जो वरिष्ठ वकील हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, जिसमें कपिल सिब्बल है, इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी है, उनसे जो है वो मुलाकात शिबू सोरेन ने की थी, क्योंकि उनको लीगल एडवाइस अपने पूरे केस के अंदर लेनी थी। कुल मिलाकर प्राची, अब तक इस पूरे मामले के अंदर जो जमीन घोटाला है, अब तक एक आईएएस अफसर समेत 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। लास्ट जो पूछताछ है हेमंत सोरेन से वो 20 जनवरी को हुई थी। 8 सम्मन जो है वो लगातार जो ईडी ने दिए थे उनको लगातार स्किप जो है वो हेमंत सोरेन कर रहे थे। उसके बाद ईडी ने एक कड़ा खत जो है वो हेमंत सोरेन को लिखा था, जिसमें कहा था कि जिस लोकेशन पे वो चाहे, जहां वो चाहे, वहां ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर सकती है। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पे झारखंड के रांची के अंदर वहां पर ईडी की टीम 20 जनवरी को पहुंची थी और लगभग 7.5 घंटे तक ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। लेकिन जो ईडी के टॉप सोर्सेज है उनका यह कहना है प्राची कि अभी तक ये जो, क्योंकि स्टेटमेंट 20 जनवरी को नहीं हो पाई थी, आगे भी पूछताछ की जानी थी। उसके बाद दोबारा हेमंत सोरेन को यह लिखा गया कि आखिर उनसे कहां और कब मुलाकात होगी और अगर मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो ईडी की टीम खुद वहां पहुंचेगी और 29 से 31 तारीख के बीच में यह वक्त दिया गया था। और जैसे ही आज ईडी को यह जानकारी मिली, क्योंकि 29 तारीख थी, तो ईडी की यह पता लगा कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो दिल्ली के अंदर मौजूद है। जो 3 ठिकाने मुख्यमंत्री के हो सकते थे, क्योंकि कोई भी संपर्क हेमंत सोरेन ने ईडी की टीम से नहीं किया था। तीनों ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंचती है। ईडी की टीम को अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं मिले हैं। चार्टर्ड प्लेन उनका दिल्ली एयरपोर्ट पे जीए टर्मिनल के ऊपर खड़ा है। हेमंत सोरेन 3 ठिकानों पर नहीं है, वो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे हैं, झारखंड वापस गए न गए इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अभी ईडी के जो अधिकारी हैं वो अतुल क्या बता रहे हैं? अब आगे क्या? हेमंत सोरेन आखिर कहां चले गए, इस बारे में अब आगे क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार जो हमारे टॉप सोर्सेज से हमारी बात हुई है, कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन एक जो ईडी के सोर्स है उनका यह कहना है कि जल्दी इस बारे में पता लगेगा कि आखिर मुख्यमंत्री
कहां हैं, लेकिन जो तीनों ठिकाने हैं वहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं। क्या ईडी के पास मुख्यमंत्री है? क्योंकि जिस तरीके से सुबह 7:15 बजे 7:30 बजे ईडी की टीम तीनों ठिकानों पर पहुंची थी, वो विजुअल हमारे पास है। उस दौरान वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इस शांति निकेतन का जो घर है, यहाँ से जो ईडी के अधिकारी है वो बाहर निकलते हुए उन विजुअल के अंदर दिख रहे हैं। तो इससे एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री उस समय यहाँ पर शांति निकेतन पर घर के अंदर मौजूद नहीं ठीक थे। है, हेमंत तो सोरेन लंबी भी जानते हैं कि पूछताछ उनकी उनसे मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है अतुल, और यही वजह है कि शायद उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है, पता नहीं चल पा रहा है कि अगर वो दिल्ली आए थे और दिल्ली के तीनों ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंच गई है, वो अपने प्लेन में भी नहीं है, वो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे हैं, तो आखिर हेमंत सोरेन कहां चले गए? और हेमंत सोरेन के बारे में आगे जानकारी जुटाने की कोशिश भी की जा रही है। अब राहुल जी, हेमंत सोरेन कहां है? अब तो यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जब आपने कुछ किया नहीं, आप सिर्फ ये कहते हैं कि ईडी पॉलिटिकल मोटिवेटेड तरीके से काम कर रही है, तो फिर ऐसे भागने या आंख बिचोली खेलने की जरूरत क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि 20 तारीख को जो पूछताछ हुई थी रांची में हेमंत सोरेन से ईडी की, उसमें ईडी को कहीं ना कहीं ये लगा था कि किस तरह से वहाँ पॉलिटिकल दबाव जो है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, बाकी सब चीज़ों के जरिए टीम पे बनाया जा रहा था। वहाँ घर के बाहर भीड़, ये सब जो जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था, तो ईडी ने कहा था कि हमें 31 तारीख तक दोबारा पूछताछ करनी है। तो रांची जाके जिस तरह का अनुभव ईडी की टीम को हुआ था, मुझे लगता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि दिल्ली में जहां पर जो है इस तरह की हरकतें नहीं की जा सकती, वहां पर वो अच्छे से जो है हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ईडी की टीम, मुझे लगता है कि ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने हेमंत सोरेन को ये बोला था कि इस वक्त आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद रहें, ऐसा तो नहीं कहा था। तो मुझे लगता है कि वो अवॉइड, हेमंत सोरेन उसी का फ़ायदा लेकर अवॉइड कर रहे हैं पूरी चीज़ को। लेकिन इस मामले में जिस तरह का ये मामला है कि रांची में जिस तरह से 8 कुछ एकड़ की ज़मीन जो है वो खरीदी गई, और किस तरह से उसका पैसा जो है वो ये माना जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो खनन के ज़रिए जो रिश्वत का पैसा आया उसके ज़रिए, ये आरोप लगाया गया कि उसके ज़रिए ये खरीदी गई। इस मामले में मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन काफ़ी फंस चुके हैं और उनकी मुश्किलें जो हैं अब ये बढ़ने वाली है। और आज जो ईडी की कार्रवाई है, शायद ऐसा लगता है, जिस तरह से अलग अलग जगह पे ईडी उनको खोज रही थी, तो ऐसा लगता है कि ईडी जो है इसमें आगे की कार्रवाई करने के मूड में है। यानी गिरफ्तार भी हो सकते हैं हेमंत सोरेन, उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। अब हेमंत सोरेन कहां हैं और हेमंत सोरेन पर आगे ईडी का शिकंजा कैसे कसता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन